और मुसलमानों को लेकर एक शक हल्का सा, ये हमारे मुल्क में रहा है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। अपने मुल्क की असलियत से वाकिफ रहना चाहिए और इस मुल्क में एक झुकाव रहा है, मेजॉरिटेरियन झुकाव, इंक्लिनेशन, जिससे हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप लड़ती रही है। नेहरू लड़ते रहे उससे, लेकिन यह एक तरह का टेम्पटेशन जिसमें आप एक हिंदू अपील करके मेजॉरिटी कायम कर सकें और मुसलमानों को लेकर एक शक हल्का सा, ये हमारे मुल्क में रहा है। वरना कोई वजह नहीं थी कि आरएसएस या जनसंघ जब था और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके साथ जाने में लोगों को उज्र नहीं हुआ। यूरोप में अगर आप किसी से पूछें कि क्या वो किसी फैसिस्ट पार्टी के साथ जाएगा, है ना, तो फिर उस पर दो बार लोग सोचेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों ने उसको डेमोक्रेटिक माना। तो मैं इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था कि यह एक झुकाव रहा है हमारे यहाँ, और इसलिए हमेशा इस चीज़ को लेकर सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है, कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है इस झुकाव के प्रति। मेरा यह मानना है, मैंने जितना पढ़ा है, जितना जानता हूँ, कि और यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर चुना, क्योंकि सेक्युलरिज्म को लेकर जो कन्विक्शन नेहरू का था और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर जो कन्विक्शन नेहरू का था, वैसा पक्का कन्विक्शन कांग्रेस के दूसरे नेताओं में नहीं। ये मेरा ख्याल। मैंने जैसा कहा कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक किसको माना जाता है? डेमोक्रेटिक माना जाता है अपनी तरफ आप अक्सरियत को इकट्ठा करें। अब अक्सरियत आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? उसके कई तरीके होते हैं। उसमें आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी की एक पहचान को चुन लें और उस पहचान पे जोर दें कि मैं तुम्हारी इस पहचान का आदमी हूँ, मैं तुम्हारी इस पहचान की हिफाजत करना चाहता हूँ, और एक दूसरी पहचान वाले हैं जो तुम्हारे लिए ख़तरा है। इस चीज़ को मेजॉरिटेरियन अपील कहते हैं, लेकिन ये आसान होता है बहुत। दुनिया का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही अक्सरियत को डराना बहुत आसान है। अक्सरियत को आप डराते हैं कि देखो देखो, एक वहाँ मौजूद है एक चीज़ जो तुमको ख़त्म कर देगी, तुमको काबू में ले लेगी, तुमसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यह जर्मनी में डराया गया। जर्मनी में तो यहूदी बहुत कम थे, बहुत ही कम, फिर भी वहाँ जर्मन्स को ऐसा लगा कि वो हावी हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान में आप जब अक्सरियत इकट्ठा करना चाहें तो आप हिंदुओं को ये कहें कि तुम्हारे खिलाफ कुछ एक ऐसी आबादी है जो तुम्हारे लिए ख़तरा है और मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस आसान तरीके को लेकर आप मेजॉरिटी बना सकते हैं। तो इसलिए ये टेम्पटेशन हो जाता है कि मैं इस तरीके को अपना लूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये जेपी में भी टेम्पटेशन था, ये लोहिया में भी टेम्पटेशन था। वो पूरी तरह कम्यूनल नहीं थे, लेकिन उनको उसमें उज्र नहीं हुआ। वीपी सिंह को भी उज्र नहीं हुआ। इसको और आसान तरीके से आप देखें तो कह सकते हैं कि इन सारे लीडर्स ने ये नहीं सोचा कि वे जो कर रहे हैं डेमोक्रेटिक काम, उसका माइनॉरिटीज़ पे क्या असर होगा। आपने तो मेजॉरिटी बना ली, मेजॉरिटी बनाने में आपने आरएसएस का साथ ले लिया। आरएसएस आपके सहारे पावर में आ गया, जैसे 77 में आया पहली बार, 67 में आया स्टेट्स में, 77 में आया सेंटर में। उसका माइनॉरिटीज़ पर क्या असर होगा? आपको तो मेजॉरिटी मिली, लेकिन माइनॉरिटीज़ पर उसका क्या असर होगा ये आपने नहीं सोचा। ये ना उन्होंने सोचा 77 में, ना वीपी सिंह ने सोचा कि जब वो आप साथ लेकर सरकार बना रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ पर क्या इसका असर होगा, ये नहीं सोचा। हम नहीं कह सकते कि कहाँ लेकर जाएगी, ये तो हमें तय करना है कि वो कहाँ पहुँचेगी। अगर हमने इसको इजाज़त दे दिया कि ये ऐसे ही चले तो फिर हम एक ऐसे गड्ढे में गिर जाएंगे, शायद वहाँ गिरे हुए हैं, कि उससे निकलना मुश्किल होगा। लेकिन निकलने के कई रास्ते हैं, अभी भी निकलने का रास्ता है हमारे पास। तो माइनस मुस्लिम माइनस क्रिश्चियन ये मुल्क नहीं चल सकता।
एंटी सीए मूवमेंट ने भी इसको साबित किया। आप वो चला नहीं सकते वो पॉलिटिक्स, लेकिन वो एक जद्दोजहद है, एक संघर्ष है और वह हमें करना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकता कि कौन सी चीज़ किस दिशा में जाएगी। हर चीज़ इस बात पे निर्भर है कि हम क्या फैसला कर रहे हैं। रास्ता नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम यह सोच के संघर्ष करेंगे कि हम हार जाएंगे, तो फिर वो संघर्ष हम कैसे करेंगे।